अच्छा, कनेक्टेड स्पेस की डेफिनेशन क्या थी? लेट एक्स बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए सेपरेशन ऑफ एक्स इज ए पेयर यू एंड वी ऑफ डिसजॉइंट ओपन नॉन एम्प्टी सबसेट्स। यू और वी के ऊपर तीन कंडीशंस हैं कि यू और वी डिसजॉइंट होने चाहिए, यू और वी दोनों ओपन सेट्स होने चाहिए, और ये नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो नॉन एम्प्टी सबसेट्स हुज यूनियन इज एक्स, और एन में क्या है कि इन दोनों का यूनियन जो है वो पूरे एक्स के इक्वल आ जाए। तो अगर ऐसा एक पेयर हमें मिल जाए जो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी ओपन सेट्स जिनका यूनियन एक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि एक्स की सेपरेशन एग्जिस्ट करती है। और अगर एक्स की सेपरेशन एग्जिस्ट करे तो वो स्पेस कनेक्टेड नहीं होती। स्पेस कनेक्टेड तब बनती है जब उसकी कोई सेपरेशन एग्जिस्ट ना करे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तो इसकी जो लास्ट वाली एग्जांपल है उसको हम बाद में देखते हैं, हम पहले कनेक्टेड स्पेस से रिलेटेड कुछ और रिजल्ट देखते हैं। Now we see some theorems to construct new connected spaces from already existing connected spaces. यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे थ्योरम्स करने हैं जो हमें पहले से कनेक्टेड स्पेसेस जिनके बारे में हम जानते हैं उनको यूज करते हुए हम नई कनेक्टेड स्पेसेस कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक लेमा है, इफ द सेट्स C and D form a separation of X। अगर C और D X की सेपरेशन बना रहे हैं तो इसका मतलब है C और D दोनों ओपन हैं, नॉन एम्प्टी हैं, और इन दोनों का यूनियन जो है वो पूरे सेट X के इक्वल आएगा। एंड Y इज कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ X, और Y जो है वो X की ऐसी सब स्पेस है जो कनेक्टेड है। X जो है वो कनेक्टेड नहीं है क्योंकि X की तो हमारे पास एक सेपरेशन है, लेकिन X की एक सब स्पेस हमें ऐसी मिली है जो कनेक्टेड है। then either Y is completely contained in C और Y is completely contained in D। तो अगर Y कनेक्टेड स्पेस है तो उसे पूरा का पूरा या तो C के अंदर होना चाहिए या फिर Y पूरा का पूरा D के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि Y के कुछ एलिमेंट C में आ जाए और कुछ एलिमेंट D में आ जाए। Y क्या है? सब स्पेस है ना X की, और C और D जो है ये भी दोनों X के सब सेट्स हैं। तो लेकिन X जो है वो कनेक्टेड नहीं है। X की एक सेपरेशन हमारे सामने है कि X को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। कौन से दो हिस्सों में? C और D में। लेकिन Y जो X की सब स्पेस है वो कनेक्टेड है। इसका मतलब Y को हम दो हिस्सों में तकसीम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि Y जो है वो कम्प्लीटली या तो C के अंदर होना चाहिए या फिर Y को कम्प्लीटली D के अंदर होना चाहिए, ताकि Y के अंदर कहीं पे भी सेपरेशन ना आए। क्यों? क्योंकि हमें बता दिया गया है कि Y क्या है? कनेक्टेड स्पेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है द यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसेस ऑफ X that have a point in common is connected। ऐसी कलेक्शन हमने लेनी है जो X की कनेक्टेड सब स्पेसेस की कलेक्शन है। एक स्पेस X है, X के बारे में ये नहीं बताया गया कि वो कनेक्टेड है या नहीं, लेकिन स्पेस X की कुछ सब स्पेसेस हैं जो कि कनेक्टेड सब स्पेसेस हैं। फिर सिर्फ वो ऐसी कनेक्टेड सब स्पेसेस नहीं बल्कि साथ ही साथ एक और प्रॉपर्टी बता दी गई है, वो क्या कि इन सारी कनेक्टेड सब स्पेसेस में एक पॉइंट लाजमी होगा जो सब के अंदर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि X की मेरे पास तीन सब स्पेसेस हैं, U, V और W, और ये तीनों जो हैं ये कनेक्टेड सब स्पेसेस हैं, और तीनों के अंदर एक पॉइंट P जो है वो P U में भी होना चाहिए, V में भी होना चाहिए और W में भी होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, इन तीनों का जब मैं यूनियन लूंगी तो वो भी लाजमी कनेक्टेड होगा। द यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ connected subspaces of X that have a point common and that have a point in common is connected। कि ऐसी सब स्पेसेस की कलेक्शन जिनमें एक पॉइंट कॉमन है और वो सब कनेक्टेड सब स्पेसेस हैं, उन सब की यूनियन जो आएगी वो भी कनेक्टेड होगी। मतलब मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि हम कनेक्टेड स्पेसेस को यूज करते हुए नई कनेक्टेड स्पेस बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्टेड सब स्पेसेस ऑफ X जिन सब में एक पॉइंट कॉमन है, उन सब की यूनियन हमारे पास एक नई कनेक्टेड स्पेस आ जाती है। इसका प्रूफ यहाँ पे किया हुआ है, लेट A अल्फा बी कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसेस ऑफ X एंड लेट P बिलोंग टू इंटरसेक्शन A अल्फा। इंटरसेक्शन A अल्फा लिखने का मतलब ये होता है कि P जो है वो हर एक A अल्फा में मौजूद होगा।
तो यही कंडीशन हमने यहाँ भी बताई थी ना, हमारी सपोजिशन में ये कंडीशन होनी चाहिए। जी किसी का कोई क्वेश्चन है? ये हमारी सपोजिशन हो गई कि ए अल्फा हमने एक कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सब स्पेसेस ऑफ एक्स ले ली है, और ऐसी कलेक्शन जिसमें एक पॉइंट ऐसा है जो हर एक ए अल्फा में मौजूद होगा, तो उसको कंबाइन करके हम इस तरह लिख देते होते हैं कि पी बिलोंग करता है इंटरसेक्शन ए अल्फा से, वेयर आई इज इंडेक्सिंग सेट, के आई में नंबर्स होंगे 1 2 3 so on. We need to prove that union of a alpha is connected. हमें ये शो करना है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा जो है वो भी कनेक्टेड है। तो यूनियन ऑफ ए अल्फा को कनेक्टेड शो करने के लिए हमें क्या करना है, हम ये शो करेंगे कि इसकी कोई सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर नहीं करती हमें शो करना है तो हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी एक सेपरेशन एग्जिस्ट करती है, जैसे मैंने यहाँ सपोज किया। कॉन्ट्रेरिली सपोज दैट यूनियन ऑफ ए अल्फा हैज ए सेपरेशन। यूनियन ऑफ ए अल्फा को कनेक्टेड शो करना है, हमने सपोज कर लिया कि इसकी एक सेपरेशन है। अगर हमने ऐसा सपोज किया है तो एंड में कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन आ जानी चाहिए। कैसे कॉन्ट्राडिक्शन आती है हम देख लेते हैं। हमने सपोज किया कॉन्ट्रारिली सपोज दैट यूनियन ऑफ ए अल्फा हैज ए सेपरेशन सी एंड डी। इसकी सेपरेशन में जो दो सबसेट्स हैं वो सी और डी है। तो सेपरेशन के लिए हमें क्या कंडीशन मिलती है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा इक्वल होगा सी यूनियन डी के। ये सेपरेशन की डेफिनेशन से हमारे पास आता है कि ये पूरा सेट जिसकी हम सेपरेशन ले रहे हैं ये इक्वल आ जाता है इन दोनों के यूनियन के। सी और डी के ऊपर क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये ओपन होते हैं, इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होता है, मतलब ये डिसजॉइंट होते हैं, और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं, सी भी नॉन एम्प्टी हो और डी भी नॉन एम्प्टी हो। दिस इम्प्लाइज दैट पी बिलोंग्स टू सी और पी बिलोंग्स टू डी। ऐसा है कि P जब इस P एक पॉइंट हमने ऐसा लिया था जो हर ए अल्फा में मौजूद था, तो इसका मतलब है कि P इस सेट के अंदर मौजूद है। अब P अगर इस सेट के अंदर है, जाहिर वो इस सेट के अंदर भी है क्योंकि ये दोनों सेट्स तो इक्वल हैं। तो यूनियन के अंदर हम और की कंडीशन यूज करते हैं कि P या तो C में है या फिर D में है, इसी वजह से वो पूरे यूनियन में आया। तो अगर P इसका एलिमेंट है, ये दोनों सेट्स इक्वल हैं, तो P इसका भी एलिमेंट है। अगर इसका एलिमेंट है तो P या तो C में है या फिर P D में है। हमने सपोज कर लिया है कि P जो है वो C का एलिमेंट है। अगर P C का एलिमेंट है तो क्या होता है, सिंस ए अल्फा इज कनेक्टेड फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू आई, ये तो हमारी सपोजिशन थी कि हर ए अल्फा जो है वो कनेक्टेड सबस्पेस है एक्स की। दिस इम्प्लाइज दैट ए अल्फा कंटेन इन C और ए अल्फा कंटेन इन D। ये अभी जो ऊपर हमने लेमा की स्टेटमेंट दी कि अगर ए अल्फा जो है वो कनेक्टेड सब स्पेस है तो वो या तो सेपरेशन के किसी एक सेट में होगी या वो सेपरेशन के किसी दूसरे सेट में कंटेन करेगी। तो यही चीज हमने पिछले वाले लेमा को यूज करते हुए लिखी कि ए अल्फा या तो कम्प्लीटली कंटेन करेगा सी में या फिर कम्प्लीटली कंटेन करेगा डी में। हर ए अल्फा के केस में ऐसा ही होगा। बट ए अल्फा डज नॉट कंटेन इन डी, लेकिन ए अल्फा जो है वो डी में कंटेन नहीं करता, बिकॉज पी बिलोंग्स टू सी एज वेल पी बिलोंग्स टू ए अल्फा। ए अल्फा डी में कंटेन नहीं करता क्योंकि हमने P जो है वो C का एलिमेंट लिया है। हाँ, यहाँ पे भी वही कंडीशन के हमने यहाँ पे ये कहा कि ए अल्फा जो है वो कम्प्लीटली या तो C में कंटेन करेगा या फिर कम्प्लीटली D में कंटेन करेगा। लेकिन हमने जो पॉइंट P लिया हुआ है वो हमने किस में कहा हुआ है कि वो C का पॉइंट है। इस वक्त हमने इस केस को इग्नोर कर दिया हुआ कि वो D में भी मौजूद है। हमने कहा कि वो नहीं है D में, हमने सपोज कर लिया कि P जो है वो C का पॉइंट है। अगर P जो है वो हर ए अल्फा का भी पॉइंट है और वो C का भी पॉइंट है तो ए अल्फा को कम्प्लीटली कंटेन सिर्फ C में करना चाहिए ना, ए अल्फा को D के अंदर तो नहीं जाना चाहिए। इस वजह से हमें पिछले लेमा से ही हमें ये स्टेटमेंट भी मिलती है कि ए अल्फा D में कंटेन नहीं करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए अल्फा कंटेन इन C। यहाँ पे और की कंडीशन थी, इस और की कंडीशन को हमने इस स्टेप में कंफर्म कर लिया कि ये D में तो कंटेन लाजमी नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ C में कंटेन करेगा फॉर ईच अल्फा बिलोंग टू I। अगर हर अल्फा के लिए ए अल्फा C में कंटेन कर रहा है तो इन सब का यूनियन जो है वो भी C में कंटेन करेगा।
अगर सब का यूनियन जो है वो सी में कंटेन कर गया, हम यहाँ पीछे से एक स्टेप देखते हैं, वहां से हमें ये बात पता चलेगी कि अगर यूनियन ऑफ ए अल्फा जो है वो कम्प्लीटली सी में कंटेन कर गया है, तो इसका मतलब है डी तो फिर एम्प्टी हुआ। फिर ये जो दोनों सेट्स इक्वल हैं वो सिर्फ इक्वल उसी सूरत में आ सकते हैं कि यूनियन ऑफ ए अल्फा इज इक्वल टू सी, तो सी यूनियन डी के इक्वल सिर्फ वो तब आ सकता है अगर डी क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो हमें यहाँ पे क्या रिजल्ट मिला, दिस इम्प्लाइज दैट डी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। So it is contradiction to our supposition that union A alpha has a separation. ये हमारी इस वाली सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाती है, किसको, हमने ये कहा था कि सी और डी दोनों को नॉन एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन हमें जो है वो एंड में ये रिजल्ट मिला कि डी जो है वो एम्प्टी आ गया, जैसे हमने यहाँ पे शो किया डी एम्प्टी आ गया। ये ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि हमारी असल में सपोजिशन जो थी वो गलत थी, जो हमने कॉन्ट्रेरिली सपोज किया था, दिस इम्प्लाइज दैट यू अल्फा यूनियन ऑफ ए अल्फा इज कनेक्टेड, कि उसकी अगर हम सेपरेशन लेते हैं तो सेपरेशन आने से हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ ए अल्फा की कोई सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है कि वो क्या है, कनेक्टेड स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, द इमेज ऑफ ए कनेक्टेड स्पेस अंडर ए कंटिन्यूअस मैप इज कनेक्टेड। एक कनेक्टेड स्पेस का इमेज अगर हम कंटिन्यूअस मैप के अंडर लें तो वो भी कनेक्टेड होगा। इसको मैंने यहाँ मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है तो ये ज्यादा समझ आएगी बात। लेट एक्स बी ए कनेक्टेड स्पेस, एक्स हमने ए कनेक्टेड स्पेस ले ली, एंड लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी कंटिन्यूअस फंक्शन। एफ जो है वो हमने एक्स से वाई तक कंटिन्यूअस फंक्शन ले लिया। वी नीड टू प्रूव दैट, प्रूव हमें क्या करना है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यही x का इमेज सेट बनता है ना, इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस अंडर कंटिन्यूअस फंक्शन इज कनेक्टेड। इमेज क्या है, वो पूरे के पूरे y के इक्वल तो नहीं होगा। इमेज ऑफ f जो है वो उसको हमने z का नाम दे दिया, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हम इस फॉर्म में उसको इमेज ऑफ f को लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में। तो वी नीड टू प्रूव दैट z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कनेक्टेड। इसको प्रूव करने के लिए हमें एक छोटा सा ट्रिक चाहिए। वो ट्रिक क्या है, लेट g फ्रॉम x टू z, मैंने एक नया फंक्शन डिफाइन किया क्योंकि f क्या था, f था x से y तक, लेकिन z क्या है, z y का सबसेट है। तो मैंने g ले लिया फ्रॉम x टू z, देन g इज सर्जेक्टिव कंटिन्यूअस फंक्शन। ये मुझसे 2 बार लिखोगे, ये एक ही बार आएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। अब क्योंकि g जो है वो x से z तक है और z क्या है, इमेज ऑफ x अंडर f, तो जाहिर सी बात है कि जब इमेज वाला सेट जो है वही इसके इक्वल है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है, मतलब सिंपल सी बात आप ये समझ लें कि अगर मैं f को x से y की बजाय x से इमेज f तक डिफाइन कर लूं तो फिर यही वाला f क्या बन जाएगा, ये ऑन टू बन जाएगा। ऑन टू होने की यही कंडीशन होती है ना कि इमेज ऑफ f का सेट जो है वो इस पूरे सेट के इक्वल आ जाए। अब अगर इक्वल नहीं है तो मैंने क्या किया है, मैंने f को डिफाइन कर लिया फ्रॉम x टू z, और z क्या था, f ऑफ x, मतलब इमेज ऑफ f का सेट था। तो मैंने अगर f को डिफाइन कर लिया है फ्रॉम x टू z, तो फिर यही वाला f क्या बन जाएगा, ये ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, और ये कंटिन्यूअस तो है ही। तो सिर्फ मैंने x से y की बजाय इसको x से z तक लिया है, सिर्फ इस वजह से मैंने इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया। क्या नाम रख दिया, g। Let g from x to z, then g is surjective continuous function. Contrarily, बिल्कुल जैसे हमने पहले प्रूव किया, contrarily हम सपोज कर लेते हैं कि z has a सॉरी यहाँ पार्टीशन नहीं, यहाँ सेपरेशन लिखना था। Contrarily suppose that z has a separation, ये आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ सेपरेशन आएगा। z is equal to a union b, अगर सेपरेशन है तो जाहिर है वो इस तरह की फॉर्म में होगा, z इक्वल आ जाएगा a यूनियन b के। a और b दोनों क्या होंगे, ओपन होंगे, a और b दोनों डिस्जॉइंट होंगे, a और b दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। ये सारी कंडीशंस होने के बाद अगर z इक्वल आ जाते a यूनियन b के, तो हम ये कहते हैं कि z हैज ए सेपरेशन। कॉन्ट्रेरिली हमने ये सपोज किया क्योंकि हम ये शो करना चाहते हैं कि z इज कनेक्टेड। सिंस g इज कंटिन्यूअस, तो g इनवर्स ऑफ a एंड g इनवर्स ऑफ b आर ओपन इन x। अब a और b जो है वो कहाँ पे ओपन है, z में ओपन है, क्योंकि ये z के सबसेट्स हैं, z में ओपन है। तो
इस वाले जी के अंदर जो इनवर्स इमेज लेंगे वो इस एक्स में ओपन आ जाएंगे। क्यों ओपन आ जाएंगे? क्योंकि हमने कहा कि जी इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन याद करें तो हम यही काम करते थे कंटिन्यूटी में कि जी इनवर्स ऑफ ओपन सेट जो है वो ओपन आ जाना चाहिए एक्स में, और इसी तरह जी इनवर्स ऑफ दूसरा ओपन सेट जो है वो भी ओपन आ गया एक्स में। कंटिन्यूटी की वजह से ये बात हमें पता चली। एंड दूसरी बात हमें क्या पता चली? जी इनवर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन जी इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 से हमें ये बात पता चली जी की कंटिन्यूटी को ही दोबारा यूज करते हुए, एंड जी इनवर्स ऑफ ए एंड जी इनवर्स ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 5। क्यों? क्योंकि जी जो है ये सर्जेक्टिव मैप है। सर्जेक्टिव होने की वजह से हमें ये श्योरिटी होती है कि अगर हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स इमेज लेंगे तो हमें वहां पे भी पीछे भी एलिमेंट्स मिलेंगे लाजमी, जिनके ऊपर जी अप्लाई करेंगे तो वो हमें आगे वाले सेट का आंसर देगा। ये अगर आप ऑन टू होने की दूसरी तरह से डेफिनेशन देखें तो वो हमें क्या बताती होती है? किसी भी फंक्शन के ऑन टू होने की डेफिनेशन के यहाँ के हर एलिमेंट के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक एलिमेंट होता है जिसके ऊपर जी अप्लाई किया जाए तो वो ये वाला एलिमेंट जो है वो आंसर में आ जाता है। तो जी का सब्जेक्टिव होना हमें ये श्योरिटी देता है कि यहाँ के कुछ एलिमेंट्स के ऊपर, कुछ किसी सबसेट के ऊपर अगर मैं इनवर्स मैप अप्लाई करूँ तो मुझे यहाँ लाजमी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स उसमें मिलेंगे। तो जी के सब्जेक्टिव होने से हमें ये कंडीशन मिल गई कि जी इनवर्स ऑफ ए एंड जी इनवर्स ऑफ बी आर नॉन एम्प्टी। Also G inverse of A union G inverse of B is equal to X। अब क्योंकि A यूनियन B जो था वो इज इक्वल टू Z था, तो G के कंटिन्यूटी से ही हमें ये भी बात पता चली कि अगर हम G इनवर्स ऑफ A यूनियन G इनवर्स ऑफ B लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? X के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अब ये इनवर्स इमेजेस जो है वो किस में चले गए हैं? X में। अब आप देखो सेपरेशन होने की सारी कंडीशंस जो है एक्स के लिए भी पूरी हो जाती हैं। कैसे पूरी हो गई? कि जी इनवर्स ऑफ ए एंड जी इनवर्स ऑफ बी आर ओपन भी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी भी है, ये दोनों खुद भी नॉन एम्प्टी हैं, और इन दोनों का जो यूनियन है वो एक्स के इक्वल भी आ गया। तो एक्स हैज ए सेपरेशन। अब अगर एक्स की हमारे पास सेपरेशन आ गई है तो ये हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है टू दी सपोजिशन दैट, कौन सी सपोजिशन की? दैट एक्स इज कनेक्टेड स्पेस। तो हमारी जो थ्योरम की स्टेटमेंट से ही ये सपोजिशन थी कि एक्स क्या है? कनेक्टेड स्पेस है। स्टेटमेंट में ही हमने क्या कहा था? लेट एक्स बी ए कनेक्टेड स्पेस। एक्स के कनेक्टेड होने के बाद और एफ के कंटिन्यूस होने के बाद हमने यहाँ के इमेज एफ मतलब जेड को कनेक्टेड शो करना था। तो हमने कॉन्ट्रेरिली सपोज किया था कि जेड इज नॉट कनेक्टेड, मतलब जेड हैज ए सेपरेशन। कॉन्ट्रेरिली सपोज किया था ना, तो हमारी बात, हमारी सपोजिशन की कॉन्ट्राडिक्शन आ जाती है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि हमारी अपनी जो कॉन्ट्रेरी सपोजिशन है वो गलत है। इसका मतलब है कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की कोई सेपरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, जिसकी वजह से हम ये कहेंगे कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज कनेक्टेड स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, ये कुछ थ्योरम्स जिनके मैंने प्रूफ यहाँ नहीं किए हुए, उनके प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। अगर किसी को बहुत ज्यादा इसको सीखने का दिल ज्यादा है तो वो बुक में से प्रूफ सिर्फ देख सकता है, हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं होंगे। ए फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड स्पेसेस इज कनेक्टेड। फाइनाइट लिखने का मतलब ये है कि कनेक्टेड स्पेसेस जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं उनका नंबर फाइनाइट, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि दो कनेक्टेड स्पेसेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो भी कनेक्टेड होगा, तीन कनेक्टेड स्पेसेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी कनेक्टेड होगा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि n कनेक्टेड स्पेसेस का कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स हम लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वो भी कनेक्टेड होगा। तो फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ कनेक्टेड स्पेसेस इज कनेक्टेड। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लेट ए बी ए कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ एक्स if A contained in B and B contained in A का layer, then B is also connected। अगर हमें A के बारे में पता है कि ये कनेक्टेड सब स्पेस है X की, और A किसी सेट B में कंटेन करता है और वो सेट B जो है वो A के ही लेयर में कंटेन करता है, इसका मतलब है A और A के लेयर के दरमियान में जो भी सेट आएगा वो भी क्या होगा? वो भी कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिया है। इस वाले थ्योरम का प्रूफ जो है इन पेज नंबर्स पे हुआ है। द रियल लाइन R इज कनेक्टेड एंड सो आर
इंटरवल्स एंड रेज इन आर। इंटरवल्स के बारे में आपको पता है, रेज उनको कहते हैं जो जैसे फॉर एग्जांपल -∞ टू a वाला इंटरवल हो या a से इंफिनिटी वाला इंटरवल हो, उनको हम रेज कहते हैं। तो रियल लाइन आर जो है मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये भी कनेक्टेड स्पेस है, और इंटरवल्स अगर हम लेंगे तो वो भी कनेक्टेड स्पेसेस हैं, और अगर हम रेज लेंगे इन आर तो वो भी कनेक्टेड स्पेसेस हैं। तो इनका इसका जो इस थ्योरम का प्रूफ है ये काफी ट्रिकी और काफी मुश्किल है, इसको मैंने कोर्स में इंक्लूड नहीं किया। बाकी भी कुछ थ्योरम्स के प्रूफ मैंने इंक्लूड इसलिए नहीं किए क्योंकि फिर हमारे थ्योरम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हमें स्टेटमेंट्स को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर थ्योरम्स के प्रूफ मैं कोर्स में इंक्लूड नहीं करती तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स को भी ना देखें। स्टेटमेंट्स इसलिए अहम होती हैं क्योंकि मैं उनको किसी भी तरह ऑब्जेक्टिव में डाल सकती हूँ, और दूसरी बात ये कि फिर अगले कोर्सेज में हमने सिर्फ स्टेटमेंट्स को ही यूज करना होता है। मैंने पिछली स्टेटमेंट से रेफरेंस दे देना। अगर मैंने आपको आगे फंक्शनल एनालिसिस पढ़ाया तो मैंने आपको पिछली स्टेटमेंट का रेफरेंस देना होगा कि ये मैंने आपको वहाँ स्टेटमेंट सिखाई थी टोपोलॉजी में, तो इस स्टेटमेंट को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स ज्यादा अहम होती हैं। प्रूफ तो सिर्फ इसलिए हम करते हैं ताकि हमें प्रूफ करने के ट्रिक्स पता चले कि कैसे प्रूफ करना है। थोड़ा सा टाइम बचा है तो मैं यहाँ पे लास्ट वाली जो एग्जांपल है वो एक्सप्लेन करती जाऊँ। ये वाली जो एग्जांपल है ना, इसको आप लोग ऐसे ही समझें जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 की थी, सेट ऑफ रेशनल। एग्जांपल 3 नहीं, एग्जांपल 2। जैसे हमने एग्जांपल 2 की थी ना, इस पेज के अंदर क्या था, y इज इक्वल टू एक ओपन इंटरवल यूनियन विद दूसरा ओपन इंटरवल। तो इसके अंदर फिर हमने शो क्या किया था कि क्या ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं थी। y इक्वल था हमारे पास, y स्पेस की डेफिनेशन ही इस तरह से थी, ये असल में सब स्पेस है सेट ऑफ रियल नंबर्स की। ये आप ये वाला लेक्चर पढ़ेंगे, इसकी वीडियो सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 में हमने क्या y स्पेस की डेफिनेशन ही इस तरह से ली थी कि ये दो सेट्स के यूनियन में डिफाइन था। फिर आगे हमने ये शो कर दिया था सिर्फ इतना कि ये दोनों सेट्स जो हैं ये ओपन है और ओपन भी हैं और इन दोनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, और इन दोनों का यूनियन जो है वो तो इक्वल टू y, वो तो डेफिनेशन ही ये है। तो यही दोनों जो है ये y की सेपरेशन बना देते हैं, तो हम कहते हैं कि y इज नॉट कनेक्टेड स्पेस। बिल्कुल इसी तरह से ये हमारी लास्ट वाली एग्जांपल है, ये एग्जांपल नंबर 5। बिल्कुल इसी तरह से आप देखो x की डेफिनेशन ही इस तरह से है कि एक सेट यूनियन विद दूसरा सेट। मैंने क्या कहा था कि हम इसको ऐसा कर लेते हैं कि ग्राफिकली थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ग्राफिकली मैंने जब इसको ड्रा किया, ये जो पहला वाला सेट था, पहला वाला जो सेट था, इस सेट की डेफिनेशन क्या थी, x एंड y सच दैट y इज इक्वल टू 0, कि इसके अंदर ऐसे पेयर्स हैं कि जिनका सेकंड कंपोनेंट जो है वो हमेशा 0 होगा। अब ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0, अगर आपको कैलकुलस से थोड़ा सा याद हो तो हम ये कहते हैं y इज इक्वल टू 0 की इक्वेशन से जो लाइन बनती है वो कौन सी बनती है, x एक्सिस की लाइन बनती है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली लाइन बना दी, x एक्सिस की लाइन। फिर जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट हमें क्या बता रहा है, ये है x और y, मतलब ऐसे पेयर सच दैट x ग्रेटर देन 0, सिर्फ हमने ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज लेनी है, एंड y इज इक्वल टू 1 ओवर x। 1 ओवर x जो है ये इक्वेशन, इसका ग्राफ इस तरह की फॉर्म का बनता है जिस तरह की फॉर्म का मैंने ये बनाया हुआ। ये मैंने सिर्फ पॉजिटिव x के लिए बनाया, अगर नेगेटिव x के लिए भी बनाएंगे तो फिर क्या होगा, वो यहाँ पे इस तरह, इस ये जो x एक्सिस की लाइन है, इस लाइन के नीचे यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह की कर्व बनती है जैसी कर्व ये बनी हुई है। तो हमने तो सिर्फ वो लेने हैं जो x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 ओवर x की कर्व बनती है। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए 1 ओवर x की कर्व जो है वो ये बनती है। ये मैंने कैलकुलस से डायरेक्ट यहाँ पे कर्व ड्रा कर दिए हैं, बजाय इसके कि हम छोटे बच्चों की तरह x और y की वैल्यूज निकालें और फिर ग्राफ बनाएं। ये छोटी छोटी कर्व्स तो याद ही होती हैं। ये y इज इक्वल टू 0 की जो कर्व बनती है वो ये x एक्सिस बनता है,
और y इज इक्वल टू 1/x की जो कर्व बनती है वो इस तरह का ग्राफ बनता है। ये सिर्फ मैंने x ग्रेटर देन 0 के लिए बनाया है, x लेस देन 0 का ग्राफ यहाँ हमें चाहिए नहीं था। क्यों नहीं चाहिए था? क्योंकि यहाँ सेट की डेफिनेशन में बता दिया गया था कि x इज ग्रेटर देन 0 और y की जो कंडीशन है वो इस तरह की है। तो ये वाला सेट यूनियन ये वाला सेट, ये पूरी स्पेस क्या बनती है? ये स्पेस x बनती है। अब आप देखो तो ये जो x स्पेस है, इसको ग्राफिकली अगर हम देखें तो हमें ज्यादा अच्छे से नजर आ जाएगा कि स्पेस x में खुद ही हमें दो सेपरेशन नजर आ रही हैं, इस वाली लाइन में, और ये जो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ है इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। और ये आप लोगों को अगर याद हो तो 1/x के ग्राफ को हम जितना मर्जी आगे एक्सटेंड करते जाएं, ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। मतलब क्या हुआ टच ना करने का? कि इन दोनों कर्व्स में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। दूसरी बात ये कि इन दोनों का यूनियन तो x के इक्वल आ ही रहा है, वो तो x की डेफिनेशन ही हमें ये कहती है। और ये दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स भी हैं, जाहिर है एक पूरी लाइन इस सेट के अंदर बन रही है, एक पूरी कर्व इस सेट के अंदर बन रही है, ये दोनों नॉन एम्प्टी भी हैं। तो यही वाले जो दोनों सेट्स हैं जो x की अपनी डेफिनेशन में है, यही दोनों क्या करते हैं? x की सेपरेशन बना देते हैं, x की सेपरेशन बना देते हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे? x इज नॉट कनेक्टेड। ये मैंने आपको बताया।